दोस्तों, इज्जत की ज़िंदगी जीना आखिर किसे पसंद नहीं है। लेकिन कभी-कभी हम किस्मत के हाथों इतना मजबूर होते हैं कि हमें वह सब भी करना पड़ता है जिसके लिए हमारा ज़मीर गवाही नहीं देता। क्योंकि जब आपको अपना पेट भरने के लिए सही रास्ते ना मिलें, तो फिर गलत रास्ते पर मजबूर होकर चलना ही पड़ता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर तो आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम नैना है। मैं नाचने का काम करती थी और ये काम मैं बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं पैदा ही एक नाचने वाली के घर पर हुई थी और इसलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम करना पड़ा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढूं लिखूं ताकि कोई इज्जत का काम करूं, लेकिन ये समाज हम जैसे लोगों को ना ही पढ़ने लिखने देता है और ना ही इज्जत से पैसे कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया, तो वहाँ हर कोई मुझे देखकर एक ही बात बोलता, अरे ये तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक कि मेरी टीचर भी मुझे ना छोड़ते और मुझे नीची नज़रों से देखते। क्लास में मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता। मैं कुछ सवाल करती तो डांट कर चुप करवा दिया जाता। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद नहीं करती और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी नहीं आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जो उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से ही अच्छा था, क्योंकि ये मेरे खून में बसा हुआ काम था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से तो तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो मास्टर जी ने नाचने को कहा था। माँ ने मास्टर जी को बुरा भला कहा तो वह उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़े और कहने लगे, जो काम तेरी बेटी को आता है हम वही करवाएंगे ना, और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेगा ना, तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अभी इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम डांस करने को नहीं कह सकते हैं। ये सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से भी निकाल लिया। फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी, लेकिन मेरे अंदर डांस करने का शौक़ पैदा हो गया, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम ये दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वह मेरी हड्डियाँ तोड़ कर रख देती। माँ ने ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में लेकर जाती और ना ही बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने देती थी। माँ ने मुझे कई पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के ज़रिए ना पहचाने और मुझे भी ये काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ का एक्सीडेंट हो गया और फिर 3 दिन के अंदर अंदर ही माँ चल बसी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना किया और हाथ जोड़े कि मेरी माँ हिंदू औरत थी और उनकी अर्थी उठाने मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है, तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और माँ की अर्थी उठाई गई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे थे और ना ही घर का किराया देने के लिए। हमने सारी ज़िंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर बदलते रहते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही कहाँ देते थे। जिससे भी मेरी माँ का काम पता चलता वह धक्के मार कर हमें मोहल्ले से निकाल देता। इसीलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी होता है। मकान मालिक अक्सर सर पर आकर खड़ा हो जाता था। मैंने उससे कुछ वक्त का टाइम मांगा और फिर इत्तेफाक से
अगली ही रात घर का दरवाज़ा बजा। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो एक हट्टा कट्टा मोटी मूँछों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वह गाड़ी से आया था। मुझे देखकर मेरी माँ को पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि तारा की मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी आ गई। फिर वह कहने लगा, उसने तो मुझसे वादा किया था कि वह मेरे बेटे की शादी पर नाचेगी। मैंने तो अपने दोस्त यार सभी को कह दिया है कि तारा आकर नाचेगी। उसका नाच बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब भी नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने लगी तो अचानक ही उसने दरवाज़ा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? तू भी तो तारा के जैसे ही दिखती है। अगर तू आकर नाचेगी तो मैं तुझे दे दूँगा पैसे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं आज तक एक ऐसी महफ़िल में नहीं गई थी और ना ही कभी किसी महफ़िल में नाच गाना किया था। लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत भी तो थी और मेरे सर पर मेरी माँ का साया भी नहीं रहा था। अगर मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्द ही मेरा भी नाम बन जाता और ज़िंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैंने हाँ कह दी और उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी। वह कोई बड़ा आदमी था। वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन ये नाच मुझे मेरी नई ज़िंदगी दिलवाने वाला था। इसी सोचकर मैं नाचती रही। फिर उस आदमी ने सुबह का सूरज निकलने के समय मुझे नोटों से भरा बैग दिया और मुझे मेरे घर छोड़ दिया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई थी जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत करके भी नहीं कमा सकता था। और इसीलिए मैं अपने काम में पक्की हो गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं यही काम करूँगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी, इसलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ का नाच देखा था, इसलिए मेरे पैर भी उसी तरह के थे। मैं जिस महफ़िल में जाती उसकी जान बन जाती। लेकिन ये काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मर्द बहाने बहाने से मेरे करीब आते और मैं नाचने लगती तो वह मुझे छूने की कोशिश करते। वह अपने कमरे में मेरा नाच रखवाते और कभी कभी तो ज़बरदस्ती मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मेरे इतने पास आ जाते हैं कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं कुछ ना कर पाती, क्योंकि मुझे इस काम के पैसे भी मिलते थे। मैं भी अपनी माँ के जैसी ही होती जा रही थी। सारा सारा दिन सोई पड़ी रहती और सारी सारी रात महफिल में खूब रौनक लगाती। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं रहा था। हर वक्त मेरी अंतरात्मा बेचैन रहती। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों दूर रखना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह से बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी ये काम खुशी से नहीं करती होगी। खैर, अब इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं ये काम कर रही थी। फिर एक दिन एक बड़े अधिकारी के बेटे की शादी थी। शादी से एक रात पहले मर्दों की महफिल रखी गई थी और इस महफिल में मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी कि मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफिल में बुलाता था वह घर से लेता और घर पर ही छोड़ कर जाता। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से ताला लेकर निकल पड़ी। देखा तो एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें चुरा गया। शायद वह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा रहा था, या फिर मेरे पेशे की वजह से उसे मुझसे नफ़रत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वह बहुत ही हैंडसम पुलिस ऑफिसर था। मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर पड़ रही थी। अगर ऐसा इज़्ज़तदार पुलिस वाला किसी औरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो वह कितनी भाग्यशाली होगी। यही बात मेरे दिल और दिमाग में चलने लगी। एक पुलिस वाले पति के साथ तो औरत बड़ी ही सुरक्षित होती होगी। मैं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। हर महफिल में न जाने कितने ही मर्द मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाते जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आती थी। मैं महफिल में पहुंची तो मुझे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा।
हर तरफ से सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब ज़ोर शोर से गाने चलाए गए और फिर मेरे नाचने से वहाँ मौजूद एक एक इंसान झूमने लगा। लेकिन अगर कोई इंसान चुप था तो वह पुलिस ऑफिसर था, जो काफ़ी दूर खड़ा बस मुझे ही देख रहा था। लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही कोई जोश। वह बिल्कुल खामोश था और जिस तरह से वह मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नाचते नाचते भी मैंने उसकी तरफ देखा था और दिल में उसके लिए इज्जत पड़ गई थी। वाकई वह बहुत शरीफ और अच्छा इंसान था। शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ मौजूद था, इसलिए वह इस सब का हिस्सा था। ऐसे ही सुबह हो गई और फिर जब वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया तो मुझे उतारते हुए कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवा मुझे ना ही कोई काम आता है और ना ही दुनिया कोई काम करने देती है। इतना कहकर मैं घर में आ गई और वह वापस चला गया। मेरे दिल दिमाग में उसकी परछाई बैठ गई थी। मैं सोच रही थी क्या पता मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। फिर अगली ही शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि फूलों के गुलदस्ते के साथ एक गिफ्ट बॉक्स था। मैं हैरान हुई कि ये किसने भेजा है। जब उसे खोलकर देखा तो उसमें कार्ड था। हिंदी में लिखा था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती थी। उसमें लिखा था कि आप पर ये चीज़ शोभा देती है, लेकिन महफिल में नहीं, तन्हाई में। ये पढ़कर खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इन शब्दों ने मुझे बता दिया था कि वह उपहार किसने भेजा है। मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बहार आ गई। मैंने उसको उठाया। वह पायल थी। मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों में पहन लिया। काश कि यह इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता और हमेशा के लिए मुझे अपना लेता। मैंने भगवान से ये प्रार्थना की और शायद प्रार्थना कबूल होने का ही वह कोई पल था, क्योंकि उस दिन के बाद इस तरह के उपहार आना शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन वह खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी की सीमा ना रही। हम दोनों की मुलाकातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं इज्जत की ज़िंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल आऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी की बात की। वह शादी के लिए तैयार हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि हमेशा के लिए मुझे सुरक्षा मिलने वाली थी। फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके घर जाना चाहती थी और इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना ज़रूरी सामान बांधा और घर बंद करके उसका इंतज़ार करने लगी। वह रात के अंधेरे में मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर बहुत दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहाँ एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरान हुई, क्योंकि वहाँ कई सारी लेडी पुलिस बैठी हुई थीं। घर के अंदर लेडी पुलिस को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा पति तो मेरे पीछे अंदर आया ही नहीं। वह गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वह पुलिस वाली औरतें मुझे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर गईं और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा था। 2 घंटे मैंने तकलीफ़ में गुजारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को सुरक्षा देने के लिए ही उससे शादी की थी, लेकिन ना जाने वह कहाँ चला गया था, मुझे इन औरतों के हवाले करके, जो मुझे टॉर्चर कर रही थीं और मुझसे ऐसे सवाल कर रही थीं जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो उनमें से एक लेडी इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहने लगी, विजय, ये लड़की इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे मासूम कह रहे थे। ये ज़ुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। हम इस पर हर तरह का टॉर्चर कर चुके हैं। अब तुम आकर इसकी ज़ुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से विजय का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका। मैं सोचने लगी कि विजय आखिर मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की थी। मुझे तो लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की है। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि असल बात कुछ और ही थी। पिछले 2 घंटे से वह औरतें मुझसे जिस तरह के सवाल कर रही थीं, मुझे उनका जवाब नहीं मालूम था।
और अगर विजय भी मुझसे यही जानना चाहता था तो मैं उसे भी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर गुजरी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और विजय दाखिल हुआ और उसने उन औरतों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। वह सभी औरतें बाहर निकल गईं। विजय मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम इन औरतों को सीधी तरह से हर बात बता देती हो तो तुम्हें इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज़िद्दी निकलोगी, इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोते हुए उससे कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। ये जो पूछ रही हैं मुझे सच में नहीं पता। मैं नहीं जानती कि वह कौन सा राज है जो ये मुझसे उगलवाना चाहती हैं। मैं तो इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार में खुद को बर्बाद कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वह मर्द हैं जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए बुलाते हैं। कम से कम वह मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते। मेरी बात सुनकर विजय कुछ पलों के लिए चुप हो गया। मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को उसने अपने रूमाल से पोंछा और कहने लगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया गया था ताकि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूं जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बहुत मजबूत हो। मैंने उससे कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस चिप की बात कर रहे हो। ना ही मैंने अपनी माँ के पास कभी कोई चिप देखी और ना ही मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे थे जो इसके बारे में जानते हों। हम किसी के घर से कोई चिप क्यों चुराते? पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम नाचने वाली ज़रूर हैं मगर चोर नहीं हैं। मेरी बात सुनकर विजय हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी भी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वह बहुत ही शातिर थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमज़ोरी को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक दिन उसने मिनिस्टर के घर से एक बहुत अहम चिप चुरा ली थी। शादी के घर में कोई और उस पर नज़र ना रख सका और वह चिप चुरा कर भाग निकली। उसमें बहुत ज़रूरी और खुफिया इंफॉर्मेशन है जो सरकार से जुड़ी है। अगर वह चिप नहीं मिली तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था उस दिन मुझे पता चला कि तुम तारा की बेटी हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया था कि बातों बातों में तुमसे चिप के बारे में मालूम कर लूँगा। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा, लेकिन तुम हर बार ही बात को ख़त्म कर देती। इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली ताकि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें चिप के बारे में फ़ौरन जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारी शादी का ना पता होता तो ये तुम पर इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करती और ये राज उगलवा लेती। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह चिप कहाँ है ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। विजय ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी चिप के बारे में मालूम ही नहीं था तो मैं उसे क्या बताती। मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है। मैंने तो कभी उसे कोई सामान घर लाते नहीं देखा था। विजय के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, अगर तुमने ये राज ना बताया तो तुम्हें मुझे तलाक देना होगा और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और इस डर से कि कहीं वह मुझे तलाक ना दे दे मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस चिप के बारे में पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उसे कहा कि मेरी माँ ने वह चिप चुराई ज़रूर थी लेकिन वह उसे घर नहीं लाई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वह चिप किसी को दे दी थी। वह कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था ये मैं भी नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए।
मैं उसे नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की नज़रें मुझे बर्दाश्त नहीं होती थीं। मैं विजय के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से यह सब सुनने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि विजय मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और विजय की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं। वह घर किसी नए किराएदार को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उलट पुलट पड़ा था। मैं जानती थी ये काम विजय या उसके साथियों का ही है, इसीलिए मैं खामोशी से अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह इकट्ठा करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते समय मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है, जिसकी वजह से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। उस वक्त माँ की वह बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान को समेटते हुए अचानक ये बात मेरे दिमाग में आई कि माँ कहीं उस चिप के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस चिप में ऐसा क्या था कि माँ के सारे पाप धुल जाते, क्योंकि एक चिप को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ का ज़रूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ उसी वक्त कबाड़ वाले को बुलाकर बेच दिया। घर पूरी तरह से खाली हो गया था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने पिता की फ़ोटो को सीने से लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी पिताजी की फ़ोटो पर नज़र डाली, जो सालों से एक ही जगह पर टिकी थी। मैंने कभी पिताजी की फ़ोटो को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने पिता से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आज माँ की बहुत याद सता रही थी, इसीलिए मैंने फ़ोटो उतार कर अपने सीने से लगाई। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस फ़ोटो के पिछले हिस्से में कुछ उठा हुआ लगा था। जब मैंने देखा तो वो एक चिप ही थी। मैंने तुरंत ही उसे छुपा लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं देखूंगी कि इसमें ऐसा क्या है। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ थी भी नहीं जिसमें मैं उस चिप को डालकर देख सकती, और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मुझे जानना था कि इसमें ऐसा क्या है, इसलिए मैंने अपने घर पर ताला लगाया और तुरंत ही अपनी एक पुरानी दोस्त के घर पहुंच गई। वह बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ा करती थी और कभी कभी मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के डर से उसने कभी मुझसे कोई गहरा संबंध नहीं बनाया था। किस्मत की बात थी कि उस वक्त उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह अकेली ही थी। मुझे वहाँ देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वह चिप दी और कहा कि इसे अपने कंप्यूटर में डाल कर देखो और मुझे बताओ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। जैसे ही उस चिप को उसने अपने कंप्यूटर में डाला, हम दोनों के सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि उसमें मिनिस्टर के सारे काले कारनामों का पूरा चिट्ठा था। अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाकर मिनिस्टर लड़कियों का कारोबार कर रहा था और शायद इसी बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी और मेरी माँ ने उस चिप को चुरा लिया, जिसमें इस बात की पूरी जानकारी और वीडियो भी थे कि लड़कियों को कब कहाँ से अगवा करके कहाँ पहुँचाया जाता था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी। वह मजबूरी में ये सब कर रही थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि मिनिस्टर ऐसा कोई काम कर रहा है तो अपने पापों को धोने के लिए उसे यही रास्ता नज़र आया और उसने उस चिप को चुरा लिया ताकि पुलिस के हवाले कर सके। लेकिन इससे पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चली गई। हो सकता है मेरी माँ के एक्सीडेंट के पीछे उस मिनिस्टर का ही हाथ हो, लेकिन अब मैं ये जान चुकी थी कि अगर ये चिप पुलिस वालों को मिल भी गई तो मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि कानून को तो मैं अपनी आंखों से अंधा होते हुए देख रही थी। क्योंकि यहाँ गुनाहगार को सज़ा नहीं मिलती है और बेगुनाह को जेल में डाल दिया जाता था।
मैंने अपनी दोस्त से कहकर उस चिप में पड़े हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर डलवा दिया और फिर उस चिप को लेकर मैं अपने पति विजय के पास आ गई। मैंने उससे कहा कि आप जिस चीज़ को इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वह ये है। अब अगर आप सच में ईमानदार हैं तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं। उस चिप में जो भी वीडियो और चीज़ें थीं उन्हें देखकर विजय भी शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि उन्हें तो यही बताया गया था कि उसमें देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं और इसीलिए उस चिप के बारे में जानने की किसी को भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जब मेरे कहने पर उन्होंने उसे चेक किया तो वह दंग रह गए। विजय ने मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उस पर मुकदमा चलने लगा था, जिसके साथ ही साथ विजय पर ऊपर से बहुत प्रेशर आने लगा ताकि इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन वह अपनी ईमानदारी से अब तक अपने इस फैसले पर डटे रहे। लेकिन उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा ये मैं भी नहीं जानती। हमारे देश में ईमानदारी से नौकरी करने को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद इसीलिए देश में ना ही चैन शांति रही है और ना ही इंसाफ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।